नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम स्वाधीनता आंदोलन और द्विवेदी युग का मूल चरित्र इसके विषय में जानेंगे कि द्विवेदी युग जब प्रारंभ हुआ तो उस समय क्या स्थिति थी, उसके पहले चर्चा करेंगे। तो द्विवेदी युग में स्वाधीनता की मांग और तीव्र हुई। 28 सितंबर 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की सद्भावना और न्यायप्रियता पर विश्वास करके अपनी मांगें उनके सामने प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करती रही, लेकिन इन प्रार्थनाओं का कोई फल नहीं मिला। इसलिए कांग्रेस में असंतोष बढ़ने लगा। 1905 में बंग भंग के समय पूर्णतः सामने आ गया। इस बंग भंग का सभी देशभक्त भारतीयों ने विरोध किया, लेकिन विरोधक स्वरूप को लेकर उनमें मतभेद था। फलतः कांग्रेस में उग्र और अनुग्र दो दल बन गए। उग्र और अनुग्र यानी कुछ लोग तो उग्र हो जा रहे थे, कुछ लोग तो उसके कारण से रोष में बढ़ कर के बोलने लगे थे, कुछ चुप शांत रह कर के उसकी क्या फल आने वाला है, क्या आगे होगा, उसको परिणाम को देख रहे थे। 1906 में कांग्रेस की सदस्यता के नियम इस प्रकार बना दिए गए जिससे उग्र दल वालों के लिए उनके दरवाजे बंद हो गए। यानी अब हुआ क्या कि 1906 में एक ऐसी घटना घटी जहाँ पर कि जितने लोग बोल रहे थे, जो उग्र थे, उन सबके लिए कुछ अलग कानून बनाया। कोई अलग क्या, यानी एक तरीके से उनको जेल में डाल दिया गया। तो अब जो अन्य लोग थे उन पर भी उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अंग्रेज सरकार भी उग्रवादियों के खिलाफ थी। अतः 1907 ईस्वी में बिना मुकदमा चलाए लाला लाजपत राय को देश से निर्वासित करके मांडले भेज दिया गया। अगले ही वर्ष केसरी के लेखों को बहाना बनाकर तिलक को 6 वर्ष की कड़ी सजा देकर मांडले भेज दिया गया, लेकिन इससे अंग्रेजी शासन का विरोध कम नहीं हुआ। 1915 ईस्वी में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल स्वशासन आंदोलन चलाया। 1916 ईस्वी में उग्रवादियों को कांग्रेस में फिर प्रवेश मिला। 1914 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गांधी जी ने कांग्रेसियों को मना किया। इस सहायता के पीछे मनोभाव ये था कि युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाएंगे। इसका कारण क्या था कि उन्होंने कहा युद्ध समाप्ति होगी तो अंग्रेजी शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी। यानी जिसकी मांग कर रहे हो आप, जो उन्होंने अब तक जो आपको पद नहीं दिए अंग्रेजी सेना में, जो भारतीय लोगों को अंग्रेजी शासन में जो भारतीय लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहे, अब वो देने लगेंगे। उनकी मांगों को कुछ न कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। युद्ध समाप्त होते ही अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र पूरी तेजी से चलाया, जिसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। 1919 ईस्वी का रोलट बिल इसी दमन चक्र का अंग था और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ वो भी इसी के परिणाम स्वरूप हुआ। राजनीति में के क्षेत्र में घटनाएं बड़ी तेजी से घट रही थी और राजनीति में उग्रता बढ़ रही थी, लेकिन द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य में ये उग्रता पूरी तरह प्रतिबिंबित होती नहीं दिखाई देती है। इसका एक कारण तो साहित्यकार का मध्यवर्गीय चरित्र, तो जो एक सीमा तक ही जोखिम उठा सकता है। यानी जहाँ स्वाधीनता आंदोलन की ये गतिविधियाँ चल रही थी, वहीं जो साहित्यिक प्रक्रियाएँ थी वो इस तरह की नहीं दिखाई दे रही थी। यानी उसमें द्विवेदी जी का जो साहित्य को लेकर के आने वाला स्वरूप था वो कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा था। पूरी तरह उसमें जो उग्रता दिखाई देनी चाहिए थी वो उग्रता उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही थी। इसका एक कारण तो साहित्यकार का मध्यवर्गीय चरित्र, जो एक सीमा तक ही जोखिम उठा सकता है। कि साहित्यकार जो एक जनरली जाना जाता है कि साहित्य से जो प्रेम करने वाले लोग थोड़े शांत प्रकृति के होते हैं,
इसलिए ज़्यादा जोखिम भरे कार्यों में अपने हाथ नहीं डालते। लेकिन इससे भी बड़ा कारण ये था कि इस युग के साहित्य को नियंत्रित करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इस संबंध में ठीक ही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भावना की वह गहन तन्मयता जो रविंद्रनाथ को कविता के निगूढ़ रहस्य में अंतःपटल का दर्शन करा देती है, द्विवेदी जी में नहीं मिलती। न इन्हें कल्पना की वह आकाशगामी गति ही मिली है जो सदा रवि बाबू के साथ रहती है, परंतु इन प्रदेशों में निष्पन्न कर्मठ ब्राह्मण की भांति द्विवेदी जी का शुष्क सात्विक आचार साहित्य पर भी अपनी छाप छोड़ गया। और उसमें उन्होंने क्या बताया कि मुख्य बात यह है कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर जैसी जो कविता की सृजनता है और जो लोगों को जानने की क्षमता है, जो विश्लेषण करने की क्षमता है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी में नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर कुछ विशेषताएं खास थी। वो थी कर्मठ, एक तो कर्मठ ब्राह्मण थे, दूसरे वो शुष्क और मतलब सीधे सीधे लोगों पर को अपनी बात करते और सात्विक विचार रखते थे। इसलिए ये चीज़ उनकी जो उस समय के द्विवेदी युग में जो है वो लोगों को पसंद है, जिसमें न कल्पना की उच्च उद्भावना है, न साहित्य की सूक्ष्म दृष्टि, केवल एक शुद्ध प्रेरणा है जो भाषा का मार्जन करती है और समय पर सरल उदात्त भावों का भी सत्कार करती है। यही द्विवेदी जी की देन है। ये शुष्कता में व्यंग है, सात्विकता में विनोद है। द्विवेदी जी में ये दोनों ही हैं। स्वभाव की रुखाई कपास की भांति नीरस होती हुई गुणमय फल देती है। यानी स्वभाव जैसे कपास सूखी होती है, लेकिन जब वो किसी भी उसमें डाल दी जाती है, यानी गद्दे बनाया जाता है, रजाई बनाई, तो वो जिस तरीके से गर्माहट देती है, उसी तरीके से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व था, जो उन्होंने भाषा को लेकर के जो उस भाषा का विकास किया, जो साहित्यिक समाज को दिया, वो भी उसी तरीके से लोगों को जो है प्रेरणा देने वाला दिखाई दिया। नीरस विशद गुण में फल जासु। द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की इस विशेषता को डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रेखांकित किया है। भारतेंदु के व्यक्तित्व में बंगाल की कोमलता और भावुकता थी। आचार्य द्विवेदी के व्यक्तित्व में महाराष्ट्र की कठोरता और वस्तुन्मुखता थी। वो वस्तु की मुख्य रूप से उसमें मतलब यानी वो क्या बात क्या क्या रखना चाहते हैं। साहित्य के अंदर जो बात होती है, मुख्य रूप से जो साहित्य के अंदर जो वजन पड़ने वाली है, तो वो होती है उस साहित्य के अंदर लिखी गई बात। तो वो बात कौन सी रखी गई है, वो खास बात कौन सी है जिसके कारण से उस साहित्य का छपना जरूरी है या समाज के सामने आना जरूरी है, वो इस चीज़ को देखते थे। द्विवेदी जी का ये व्यक्तित्व ही उनके युग की साहित्य के मूल चरित्र को प्रभावित करता है। आर्य समाज के हिंदी क्षेत्र का बढ़ते प्रभाव ने इसे और भी पुष्ट किया एवं दृढ़ बनाया। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सब